हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर एजुकेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो हमारा यूनिट 6 चल रहा है, यूनिट 7 चल रहा है। यूनिट 7 का पार्ट बी चल रहा है और इसके पहले हम एक क्लास इस पे दे चुके हैं पार्ट बी पे। ठीक है, यूनिट 7 का जो पार्ट बी है इसके पहले एक क्लास हो चुका है और ये आज सेकंड क्लास है, दूसरी क्लास है। ठीक है, तो हमने मूल्यांकन के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, बच्चे के व्यवहार का, बच्चे के गुणों का और बच्चे की जो पाठ्य वस्तु है वो बच्चों ने कहाँ तक सीखी उनका मूल्यांकन करते हैं। तो मूल्यांकन के कुछ उपकरण होते हैं। ठीक है, तो उपकरण कौन कौन से उपकरण होते हैं जिसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, तो मूल्यांकन अलग अलग तरीके से होते हैं। बच्चे के शिक्षा के मूल्यांकन होगा कि बच्चों की जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो कहाँ तक प्राप्त हुए। इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ज्ञानात्मक परिवर्तन होते हैं बच्चे में, शिक्षा के उद्देश्यों से लेके भावात्मक परिवर्तन होते हैं कि बच्चे के संवेग कैसे हैं, बच्चे का इंटरेस्ट कैसा है, बच्चे की रुचि कहाँ पर है। ठीक है, बच्चे की बुद्धि कैसी है। इसके बाद क्रियात्मक परिवर्तन भी होते हैं, क्रियात्मक चीज़ों को भी बच्चे सीखते हैं। तो हम सभी चीज़ों का मूल्यांकन कैसे करते हैं, तो आइए आज हम बात करते हैं इनके टूल्स के बारे में, उपकरण के बारे में। वो कौन कौन से उपकरण होते हैं जिसके माध्यम से हम मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपका एक ये डायग्राम बना दिया है, इसको आप देख सकते हैं। ये सबसे पहले होता है परीक्षा। ये जो उपकरण है कि मतलब टेस्ट के जो उपकरण है कि किस तरीके से हम इनका टेस्ट लेते हैं या किस तरीके से हम इनका टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो टेस्ट के टूल्स हैं, सबसे पहले हम किसी भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हम उसका लिखित परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, लिखित हमने आपको टेस्ट दिया, ये सभी लोग आप जानते होंगे, ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये सभी आपकी पढ़ी होंगी, लेकिन फिर भी हम इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, लिखित परीक्षण आप जानते होंगे। लिखित परीक्षण क्या होता है? हमने आपको एक पेपर दिया और आपने उसके आंसर हमको किसी भी दूसरे पेज पर लिख के दिए। ठीक है, तो ये लिखित परीक्षण हो गया। मौखिक परीक्षण, हमने आपसे कोई प्रश्न पूछा और आपने हमको मौखिक ही उसका आंसर दे दिया, कोई लिखित परीक्षा नहीं दी। ठीक है, तो ये मौखिक परीक्षण हो गया। प्रयोगात्मक परीक्षण, प्रयोगशाला में आपके द्वारा कोई प्रयोग करके, ठीक है, प्रयोग के माध्यम से, ठीक है, प्रयोग के माध्यम से। इसके बाद निष्पादन परीक्षण यानी कि अचीवमेंट टेस्ट, निष्पादन के माध्यम से, आपकी उपलब्धि के माध्यम से, निष्पादन के माध्यम से, ये भी आप जानते होंगे। क्रियात्मक टेस्ट, एक्टिविटी के माध्यम से कि कोई क्रिया करा के हमने देख लिया आप क्रिया कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे और हमने आपका टेस्ट ले लिया। ठीक है, इसके बाद सेल्फ, ठीक है, स्वआलेख परीक्षण यानी कि सेल्फ टेस्ट। इनके माध्यम से कैसे प्रश्नावली होती है। प्रश्नावली में क्या होता है, यहाँ पर प्रश्न तो होते हैं लेकिन जो आंसर होते हैं वो प्रश्नावली का मतलब होता है कि यहाँ पर जो किसी व्यक्ति के संबंध में हमको जानकारी चाहिए तो हम उसको एक प्रश्नावली देंगे, उनमें उस व्यक्ति से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को लिख देंगे और उनका आंसर स्वयं व्यक्ति फिल करके हमको दे देता है, तो हमको उस व्यक्ति के बारे में जानकारी मिल जाती है। ये टूल्स आपके रिसर्च में भी काम आते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी में भी आप इनको पढ़ेंगे इन टूल्स को, और रिसर्च में भी आप ने पढ़े हैं इन टूल्स को। प्रश्नावली है, आत्मकथा है, डायरी, वार्तालाप, साक्षात्कार, इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी, क्योंकि इनके माध्यम से जब कभी भी हम क्वालिटेटिव रिसर्च करने जाते हैं तो हम इन टूल्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये टूल्स हमारे वहाँ भी काम आते हैं। ठीक है, तो ये जो स्वआलेख परीक्षण होते हैं, यहाँ पर सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक की बात की जाती है। जो भी ये परीक्षण होते हैं व्यक्ति यहाँ पर स्वयं जानकारी देता है। तो प्रश्नावली में हमने उस व्यक्ति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को पूछ लेते हैं और व्यक्ति उस क्वेश्चंस के बारे में हमको जानकारी दे देता है, तो उससे हम उस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। ठीक है, दूसरी हो गया आत्मकथा। तो आत्मकथा में क्या होता है, एक व्यक्ति के द्वारा स्वयं लिखी हुई आत्मकथा। ठीक है, और जो कुछ व्यक्ति डायरी लिखते हैं तो डायरी के माध्यम से हम उस व्यक्ति के बारे में जान जाते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, उसमें उसकी दिनचर्या, उसका नेचर, उसके जो सेल्फ एक्सपीरियंस होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई होती हैं। ठीक है, तो डायरी हो गई, आत्मकथा, इसको ऑटोग्राफी भी बोलते हैं। वार्तालाप, हम किसी व्यक्ति के पास गए, डायरेक्ट जाके उससे बातचीत कर ली, प्रश्न पूछ लिए और डायरेक्ट हमको आंसर मिल गए। ठीक है, साक्षात्कार, इंटरव्यू, फेस टू फेस वाला इंटरव्यू, साक्षात्कार आमने सामने, वार्तालाप को एक अलग, और इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ इंटरव्यू में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमारे पास पहले से डिसाइड होते हैं कि हमको क्या पूछना है बच्चे से, और हमने पूछा, और फेस टू फेस होता है, सामने जिससे का हम इंटरव्यू ले रहे हैं वो हमारे जस्ट सामने होता है और सामने ही हम उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और हमको आंसर मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से मालूम होगा। अब यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्वेशन टूल्स यानी निरीक्षणात्मक उपकरण। ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हम
क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। चेकलिस्ट, चेकलिस्ट क्या होती है? चेकलिस्ट आपको पता होगा, रेटिंग स्केल, किसी व्यक्ति को स्केल पर रेट देना, ठीक है। रेटिंग चेकलिस्ट, चेकलिस्ट के माध्यम से चेक करना, ठीक है। चेकलिस्ट हमारे पास होती है, वहाँ पर हमको चेकलिस्ट के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसका निरीक्षण कर लेते हैं, ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल का आप पढ़ा होगा पहले, ये हम आपको पढ़ा भी चुके हैं, पहले वीडियो में आप हमारे देख सकते हैं। रेटिंग स्केल का मतलब किसी व्यक्ति को स्केल के ऊपर रेट देना। इस तरीके से हो गई, बना दिया, कम अच्छा, ज़्यादा अच्छा, बहुत अच्छा, वंडरफुल, इस तरीके से लिख दिया। तो अब हमने पूछा व्यक्ति कैसा है, किसी ने कहा कम अच्छा तो हमने यहाँ रख दिया, और कहा ज़्यादा अच्छा तो यहाँ रख दिया, या बिल्कुल बुरा तो यहाँ रख दिया। तो स्केल के ऊपर रेट देना, किसी भी व्यक्ति को स्केल के ऊपर रेट देना, ठीक है। तो इसके बाद समाजमिति, तो ये भी आपको मालूम होगा, समाजमिति परीक्षण क्या होता है, ये सारे परीक्षण, ये टूल्स हैं, ये आपको मालूम होगा, ठीक है। समाजमिति परीक्षण की जो शुरुआत की थी वो जे.एल. मोरेनो ने की थी, इसके बारे में भी हम पढ़ा चुके हैं। समाजमिति परीक्षण एक सोशल टेस्ट होता है कि सोशल लोगों को बीच में हम किसी व्यक्ति के बारे में समाज के लोगों से जाकर पूछते हैं, और समाज में उसकी स्थिति कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, समाज में किस तरीके से वो रह रहा है, सामाजिक व्यक्ति है कि नहीं, तो उस तरीके से हम उसका परीक्षण ले लेते हैं। इसके बाद प्रक्षेपी उपकरण, ठीक है। तो ये भी टेस्ट जो लिखे हुए हैं ये आपने पढ़े होंगे यहाँ पर, ठीक है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, जो प्रक्षेपी विधियां हैं, यानी ये आपने पढ़े होंगे। रोडसाइड क्लॉक टेस्ट, ठीक है। वाक्य पूर्ति परीक्षण, गुड़िया खेल, ठीक है। चित्रों की व्याख्या, यानी काफ़ी चीज़ें पढ़ी होगी। तो रोडसाइड क्लॉक टेस्ट में क्या होता है, ये प्रक्षेपी उपकरण मतलब प्रोजेक्टिव टेस्ट का मतलब है कि यहाँ पर हम व्यक्ति के मन के अंदर क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमने आपसे पूछा, कुछ क्वेश्चन आपके सामने रख दिए, पूछ लिए, उनका आंसर आपने दे दिया, हो सकता आपने सही आंसर ना दिया हो, आपके अंदर मन में क्या चल रहा है, इन टेक्निक्स के माध्यम से, हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के माध्यम से यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं। रोडसाइड क्लॉक टेस्ट होता है, इसमें 5 काले तथा सफ़ेद 10 कार्ड होते हैं, जिसमें सफ़ेद कोई 5 काले होते हैं और 5 सफ़ेद होते हैं, ठीक है। तो उसमें 3 काले 2 सफ़ेद और इस तरीके से होते हैं। तो उनमें कुछ धब्बे टाइप के पड़े होते हैं, स्याही के धब्बे होते हैं। तो वो किसी व्यक्ति के सामने दिखाए जाते हैं और पूछा जाता है कि आपको इसमें क्या दिख रहा है, ठीक है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि हमारा दिमाग क्या काम कर रहा है, हमारा दिमाग क्या सोचता है, क्या चलता है। जैसे इसको आप इससे भी रख सकते हैं, जैसे कभी कभी हम घर में भजिया बनाते हैं या पकौड़ियाँ बनाते हैं, तो उनमें एक अलग अलग टाइप के शेप बन के निकलते हैं, ठीक है। तो बच्चे छोटे छोटे होते हैं, जब वो खा रहे होते हैं तो वो कहते हैं देखो ये चिड़िया बन गई, या कोई कहता है ये देखो इसमें ये बन रहा है। तो ये हमारे दिमाग के ऊपर होता है कि हम उसमें क्या देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये उपकरण होता है। वाक्य पूर्ति यानी सेंटेंस टेस्ट, यहाँ पर हम कोई आधा वाक्य उसके सामने रख देते हैं और आधे की उसको व्याख्या करनी होती है, पूर्ण वाक्य करना होता है। आधा सेंटेंस हमने लिख दिया, अब आगे क्या आएगा ये आपको बताना होता है। तो इस तरीके से लिखते हैं। गुड़िया खेल, डॉल प्ले, मतलब कि किसी भी जो बच्चे हो रहे हैं वो डॉल प्ले यानी गुड़ियों का खेल खेल रहे हैं। जब कभी भी बच्चे खेलते हैं तो पीछे से कभी छिप के उनकी बातें सुनो तो हमको पता चल जाता है कि बच्चों के मन में क्या चल रहा है, जबकि वो बातें वो हमारे सामने नहीं करते हैं, हमसे नहीं करते हैं। वो अपने मन की बातें, उनके अंदर क्या क्या सवाल उठते हैं, वो क्या सोचते हैं, आपस में वो बातें कर लेते हैं जब कोई गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते हैं। तो इसके माध्यम से हम बच्चों के क्या कर सकते हैं, उनको मूल्यांकन कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि बच्चे किस तरीके से कार्य करते हैं। इसके बाद चित्रों की व्याख्या, जैसे हमने आपके सामने कोई इस तरीके से ऐसे चित्र बना दिया या कुछ ऐसे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमको बताना होता है कि चित्र में क्या कह रहा है। कोई हमने औरत बना दी या कोई नदी तालाब बना दिया, काफ़ी सारे चित्र बना दिए और उसमें पूछ रहे हैं कि चित्र को देखकर बताइए कि ये क्या कह रहा है, इसमें क्या हो रहा है, औरत है क्या सोच रही है, वो क्या कर रही है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो चित्रों की व्याख्या इसके माध्यम से, कि चित्रों की तो हर व्यक्ति अलग अलग बताएगा। हम कहेंगे कि वो औरत बैठी है, कोई कहेगा कि वो औरत नहीं कुछ और है, या वो औरत बैठी नहीं है वो कुछ सोच रही है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, ये सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई होंगी। तो ये टूल्स होते हैं मूल्यांकन के, ठीक है, उपकरण होते हैं कि इनके माध्यम से हम मूल्यांकन कर सकते हैं किसी भी बच्चे का या व्यक्ति का।
ठीक है सर। अब बात करते हैं मूल्यांकन के जो और दृष्टिकोण आपके एग्जाम में है दिए हुए सिलेबस में। एक होता है अधिगम के लिए मूल्यांकन, ठीक है, मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन, और दूसरा है अधिगम में मूल्यांकन, ठीक है, अधिगम का मूल्यांकन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेटिव और इसको बोलते हैं समेटिव। तो आपको इंग्लिश से ही पता चल गया होगा, इसीलिए आप इंग्लिश को थोड़ा सा एक बार जरूर देख लिया करिए। जब भी आप नेट का एग्जाम दें तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप किसी भी क्वेश्चन को इंग्लिश में कन्वर्ट करके देख सकते हैं और हिंदी में भी देख सकते हैं। यदि वो क्वेश्चन आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो तुरंत उसका इंग्लिश में वर्जन अलग करके कन्वर्ट करके आप वहीं के वहीं देख लीजिए, तो आपका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा एकदम से, ठीक है। तो अधिगम के लिए मूल्यांकन और यह है अधिगम का मूल्यांकन। तो अधिगम का मूल्यांकन को बोलते हैं समेटिव एवेल्युएशन और अधिगम के लिए मूल्यांकन को बोलते हैं फॉर्मेटिव एवेल्युएशन। तो अधिगम के लिए मूल्यांकन में क्या होता है कि ये जो मूल्यांकन होता है वो जब हम अधिगम कर रहे होते हैं, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, अपनी पाठ्यचर्या को पूरा कर रहे होते हैं, पाठ्य वस्तु को पूरा कर रहे होते हैं, तब ये मूल्यांकन होता है, ठीक है। कौन करता है? टीचर करता है। ये कई बार हो सकता है क्लास में, जो क्लास टेस्ट होते हैं, ठीक है, कुछ एक्टिविटी होती हैं, तो ये सारे किस में आ जाएंगे? आपके अधिगम के लिए मूल्यांकन में, यानी फॉर्मेटिव मूल्यांकन में आ जाएंगे, एवेल्युएशन में आ जाएंगे। यहाँ पर जो टीचर होता है वो ये जानने का प्रयास करता है कि बच्चों में जो हम पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए जो टीचर पढ़ा रहा है, हमने आपको एक लेसन पढ़ाया और तुरंत वहीं पर फिर हमने उसके क्वेश्चन पूछ लिए, तो यहाँ ये भी मूल्यांकन हो गया। तो ये किस में आ जाएगा? फॉर्मेटिव मूल्यांकन में। जो क्लास टेस्ट होते हैं, जो छमाही टेस्ट होते हैं, मान लीजिए 6 महीने में जो टेस्ट होता है वो भी आपका फॉर्मेटिव के अंतर्गत आ जाएगा। और यदि कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को सीखने में हो रही है तो वहाँ पर टीचर उसका निदान भी करता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी फॉर्मेटिव टेस्ट में आ जाएंगी, फॉर्मेटिव एवेल्युएशन में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये मूल्यांकन कौन करता है? टीचर करता है। और इसके लाभ क्या होते हैं? टीचर को सारी विषय वस्तुओं का पता चलता जाता है कि कौन बच्चे किस तरीके से सीख रहे हैं, या बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं तो क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, क्योंकि वो टेस्ट लेता रहता है, सामने सारी चीज़ों को देखता रहता है, तो अपनी पाठ्यचर्या में भी बदलाव करता रहता है और सिखाने के तरीकों में भी बदलाव करता रहता है, ठीक है। और जो अधिगम का मूल्यांकन होता है, सीधा से समझ लीजिए, अधिगम का मतलब जो हमने सीखा, ठीक है, उसका मूल्यांकन, यानी अंत में यहाँ पे क्या होता है कि जब हमने पूरी पाठ्य वस्तु को पढ़ लिया, ठीक है, सबसे लास्ट में जब हमने, मान लीजिए हम फर्स्ट क्लास में आए और फर्स्ट क्लास में जो हमारा किताब मिला, जो हमको कोर्स मिला, वो हमने पूरा पढ़ लिया। अब जो साल के अंत में हमारा एग्ज़ाम होगा उसमें जो हमारा मूल्यांकन होगा कि आपका कितना परसेंटेज बना, आप पास हो गए या फेल हो गए, तो वो होगा आपका अधिगम का मूल्यांकन। यहाँ पर हम फिर उसमें कोई सुधार नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कोई सुधार नहीं कर सकते, जो हो गया तो हो गया, जो रिजल्ट आ गया तो आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हम बीच बीच में टेस्ट लेते रहते हैं और जो कमियाँ होती हैं, जो चीज़ें हमको नहीं आती हैं, उनमें हम सुधार करते रहते हैं। लेकिन अधिगम का मूल्यांकन जो होता है, पाठ्य वस्तु का जो मूल्यांकन होता है, सबसे लास्ट में होता है। इसको समेटिव टेस्ट बोलते हैं और इसको फॉर्मेटिव एवेल्युएशन बोलते हैं, इसको समेटिव एवेल्युएशन बोलते हैं, ठीक है। तो आप इतना याद रखिएगा। और ये वर्ड आपको इस बार एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं, अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन। तो इनका आप इंग्लिश बिल्कुल याद रखिएगा कि यदि इस तरीके का क्वेश्चन कभी आए तो तुरंत इसका आप इंग्लिश में देख लेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो एकदम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया ये, ठीक है। अभी हमने मूल्यांकन के उपकरण पढ़े थे। अब ये जो हमने आपको डायग्राम बनाया है, ये मूल्यांकन के प्रकार, ठीक है, कि कौन कितने प्रकार होते हैं मूल्यांकन के। ये सारी चीज़ें वही हैं जो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, फिर भी रिपीटेड होती जा रही हैं, तो आप इनको फिर से पढ़ते जाइए, ठीक है। तो जिससे आपकी जो नॉलेज होगी वो अच्छी हो जाएगी। ये मूल्यांकन के टाइप्स हैं। अभी आपने मूल्यांकन के टूल्स पढ़े थे कि जो मूल्यांकन आप करेंगे तो कैसे करेंगे, लिखित परीक्षा के आधार पर करेंगे या मौखिक परीक्षा के आधार पर करेंगे या क्रियात्मक टेस्ट के आधार पर पढ़ेंगे, तो या किसी ऑब्जर्वेशन के आधार पर पढ़ेंगे या साक्षात्कार इंटरव्यू के माध्यम से करेंगे या किसी, मान लीजिए, उसके डायरी, आत्मकथा, इस तरीके से करेंगे। तो अब ये मूल्यांकन के टाइप हैं, कितने कौन कौन से टाइप होते हैं मूल्यांकन के, ठीक है। तो इन्होंने बताया है कार्य के आधार पर, प्रकृति के आधार पर,
और व्याख्या के आधार पर। ठीक है, तो इन 3 तरीकों के आधार पर मूल्यांकन के प्रकार बताए गए हैं। तो पहला जो इन्होंने बताया कि कार्य के आधार पर पदस्थापन, कार्य के आधार पर मूल्यांकन के जो टाइप है, पदस्थापन पहला है प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब कार्य के आधार पर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य हैं वो कितने पूरे हो रहे हैं, मतलब कार्य के आधार पर। ठीक है, जो हम शिक्षा एजुकेशन ले रहे हैं उसमें किस तरीके की जो एजुकेशन पढ़ रहे हैं और कितना हमारा शिक्षा का उद्देश्य पूरा हुआ है। तो पदस्थापन का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जो उसने अपना ज्ञान सीखा है, तो यदि उसे कोई कॉलेज में कहीं भी किसी कोर्स के लिए टेस्ट देना है तभी वो माना जाएगा। जब उस टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएगा तभी वो माना जाएगा कि आपके पास इस चीज़ की नॉलेज है। जैसे आप नेट के लिए आप हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, लेकिन आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा, आप नेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहे, बाकी आपके पास नॉलेज पूरी है। तो जब आपके पास सर्टिफिकेट मिल जाएगा यानी पदस्थापन प्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब आपको यदि किसी कॉलेज में एडमिशन पाना है या कोई विशेष कार्य करना है तो उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप माने जाएंगे कि आपके पास योग्यता है वो काम करने की। ठीक है, जैसे यदि कोई व्यक्ति कोई स्कूल में कोई कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है या वो कोई विशेष कार्य करना चाहता है तो उसको कुछ टेस्ट क्वालिफाई करने पड़ेंगे जिससे उसको परखा जाएगा कि वो उस काम को करने के योग्य है भी या नहीं है। ठीक है, तो जैसे आप मेडिकल खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिग्री बी फार्मा करना पड़ेगा, तभी आप माने जाएंगे कि आप मेडिकल खोलने योग्य हैं या नहीं हैं। बाकी यदि आप उस टेस्ट को पास नहीं कर पाएंगे, वो डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं ले पाएंगे तो नहीं माने जाएंगे कि आप उस काम को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको कहते हैं पदस्थापन का कार्य, मतलब कि ये कोई कौशल या नौकरी के लिए होता है। इसमें नौकरी लेने के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया इसका रख दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद प्रारंभिक आपको हम बता चुके हैं। फॉर्मेटिव जो कक्षा शिक्षण, जब हम शिक्षा के उद्देश्य को पूरा कर रहे होते हैं, अपने शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा कर रहे होते हैं, बीच में कक्षा शिक्षण में जो टीचर हमारा बार-बार टेस्ट लेता रहता है, हमारी निदान करता रहता है, हमारी कमजोरियों को पता लगा के उनको दूर करता रहता है, तो इसको फॉर्मेटिव टेस्ट, समेटिव टेस्ट क्लास के अंत में होता है, सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। और योगात्मक टेस्ट यानी समेटिव एवेल्युएशन में क्या होता है कि यहाँ पर हमको डिग्री मिल जाती है, सर्टिफिकेट मिल जाता है, मार्कशीट मिल जाती है, क्योंकि ये सबसे लास्ट में होता है। हमारे शिक्षा के उद्देश्य यहाँ पर पूरे हो चुके होते हैं और यहाँ पर शिक्षा के उद्देश्य पूरे हो रहे होते हैं फॉर्मेटिव में, और यहाँ पर पूरे हो चुके होते हैं। तो यहाँ पर हमको सर्टिफिकेट मिल जाता है और या कोई क्रेडिट मिल जाता है, कोई डिग्री मिल जाती है, तो अंत में होता है। इसके बाद निदानात्मक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, मतलब कि निदानात्मक टेस्ट का मतलब ये होता है कि जब हम शिक्षा के उद्देश्यों को अपना पूरा कर रहे होते हैं, शिक्षा मान लीजिए अधिगम सीख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो जो चीज़ें हमको नहीं समझ में आती हैं या जो चीज़ें हम नहीं सीख पा रहे होते हैं, ठीक है, तो ये इसी के अंतर्गत आ जाएगा, आपका फॉर्मेटिव टेस्ट के अंतर्गत ही आ जाएगा निदानात्मक इवैल्यूएशन। यहाँ पर जब हम बच्चे को सिखाते हैं तो कुछ बच्चे तो सीख लेते हैं लेकिन कुछ बच्चे वहीं पर नहीं सीख पाते हैं, तो वहाँ पर हम उनके कारणों का पता लगाते हैं कि वो बच्चों ने क्यों नहीं सीख पाया। ठीक है, जब उन कारणों का पता लगाकर फिर हम उनका उपाय करते हैं, उनका उपचार करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए कि ये कारण थे जिससे बच्चे नहीं सीख पा रहे थे, फिर उन कमियों को दूर करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, निदानात्मक इवैल्यूएशन। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो ये समझ में आया। इसके बाद प्रकृति के आधार पर आपका प्रारंभिक और योगात्मक, इसको फॉर्मेटिव और ये समेटिव, तो ये तो ठीक है। इसके बाद व्याख्या के आधार पर, व्याख्या के आधार पर ये दो बताए गए हैं, सामान्य संदर्भित परीक्षण नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, मानक मानदंड संदर्भित परीक्षण या मानदंड संदर्भित मूल्यांकन क्राइटेरियन रेफरेंस एवेल्युएशन। ठीक है, तो सामान्य संदर्भित परीक्षण का मतलब होता है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का मतलब होता है कि हमने जो, ठीक है, तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में होता क्या है कि यहाँ पर हम एक कोई नॉर्म निर्धारित यानी कोई मानक निर्धारित करते हैं कि बच्चों को यहाँ तक अंक लाने हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई टेस्ट लिया, ठीक है, तो हमने रख दिया कि 40% या 60%
यदि आएंगे तो वही व्यक्ति पास माने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या एक मानक निर्धारित कर दिया कि इस मानक को बच्चों को पूरा करना है। लेकिन तो इसको हम बोलते हैं सामान्य संदर्भित परीक्षण या नॉर्म रेफरेंस एवेल्युएशन। तो एक नॉर्म को पूरा करना होता है या एक मानक को पूरा करना होता है, लेकिन इस मानक को हम घटा बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने जो मानक रखा ये रख दिया कि 60% आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 100 बच्चे हैं और हमने 100 बच्चों का टेस्ट लिया, मूल्यांकन किया, जो हमने पढ़ाया उसके लिए हमने रख दिया कि 60% आना चाहिए, अंक जो होना चाहिए 60% बच्चों को सीखना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि बच्चे 60% नहीं सीख पाते। जब हमने उनका मूल्यांकन किया तो बच्चों ने 40% ही सीखा। तो हमारा मानक हम आगे और पीछे कर सकते हो, तो अगली बार हम क्या करेंगे, उसको 40% रखेंगे। तो ये मानक सभी बच्चों को पूरा करना होता है, इसको बोलते हैं नॉन रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, क्राइटेरियन रेफरेंस एवेल्युएशन। ठीक है, ठीक है, ये मानदंड संदर्भित मूल्यांकन में क्या होता है कि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो हमारी पाठ्यचर्या है, पाठ्यचर्या के द्वारा हम किस सीमा तक, ठीक है, अपने उद्देश्यों को पूरा कर पा रहे हैं। यदि हमारी जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है उस सीमा तक हमारे शिक्षा के उद्देश्य पूरे हो जाते हैं तो इसको हम क्या मान लेते हैं, सही मान लिया जाता है। और यहाँ पर हम क्या मानते हैं कि जो एक मानक निर्धारित करते हैं अपने पाठ्य वस्तु के लिए, तो उस मानक तक यदि हमारा पूरा हो रहा होता है तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो परीक्षण है वो सही है। ठीक है, यहाँ पर हमको एक मानक को पूरा करना होता है, मानक निर्धारित करते हैं अपनी पाठ्य वस्तु के लिए। यदि वो मानक पूरा होता है तो हम मान लेते हैं जो हमारी पाठ्य वस्तु है, जो हम परीक्षण ले रहे हैं, जो हम मूल्यांकन कर रहे हैं, वो कैसा है, सही है। लेकिन यहाँ पर एक क्राइटेरिया निर्धारित करते हैं जो अपने पाठ्य वस्तु, जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, यदि हमारे शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा उस क्राइटेरिया तक पूरा कर लिया जाता है, जो मानक हमने मानदंड निर्धारित किया है उस क्राइटेरिया तक हम पहुंच जाते हैं तो हमारी जो पाठ्य वस्तु को क्या मान लेते हैं, हम उपयुक्त मान लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करती हूँ। ये चीज़ आपकी इसमें देखिए बहुत कुछ नहीं है, ये आप टूल्स में भी पढ़ चुके हैं, ये वही सारी चीज़ें हैं जो आपको फिर से रिपीटेड करनी पड़ रही हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि निदानात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत कौन कौन सा आ जाएगा। स्व टेस्ट भी आ जाएगा, इसमें हम साक्षात्कार के माध्यम से भी पता लगा सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आप सीख पा रहे हैं, या सेल्फ टेस्ट के माध्यम से, हम स्व टेस्ट के माध्यम से भी सीख सकते हैं। ठीक है, योगात्मक में हम बता ही चुके हैं आपको, लिखे सबसे लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको डिग्री मिल जाएगी, सर्टिफिकेट मिल जाएगा या कोई क्रेडिट दी जाएगी। प्रारंभिक में यहाँ पर आपके क्लास टेस्ट होंगे, आपको जो कमियां हैं उनको दूर किया जाएगा। और पदस्थापन में क्या होगा, यहाँ पर जब आपको कहीं भी किसी स्कूल में कोई विशेष कार्य के लिए आपको एक वो करना होता है कि आप उसके योग्य हैं कि नहीं हैं, तो जो टेस्ट देते हैं, यदि आप उस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपको पदस्थापन हो जाता है कि हाँ आप इस कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसके बाद आपका है उद्देश्य और परिणामों में क्या संबंध होता है। ठीक है, उद्देश्य और परिणाम में संबंध, क्या संबंध होता है उद्देश्य में। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है, हम बात करते हैं उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य और परिणाम में क्या संबंध होता है ये आपको जानना है। ठीक है, तो उद्देश्य क्या होता है कि जब हमको किसी पाठ्य वस्तु, किसी विषय वस्तु को पढ़ने के लिए एक समय निर्धारित किया जाता है कि 1 साल के अंदर हमको इतना पाठ्यक्रम, इतना पाठ्य वस्तु पढ़ना है और उसमें कौन कौन सी जानकारियां हमको दी जाएंगी, कौन कौन सी क्रियाएं उसमें सम्मिलित होंगी, और एक निश्चित अवधि के अंतर्गत, ठीक है, एक निश्चित टाइम में हमको ये चीज़ें पढ़नी है। तो ये हमारा क्या होता है, शिक्षा का उद्देश्य होता है, शैक्षिक उद्देश्य होता है। मतलब जैसे आपको क्या है, आपको मालूम है कि 6 महीने के अंदर आपको यूजीसी नेट की तैयारी करनी है, आपको एक टाइम दिया गया है और उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है 6 महीने के अंदर, क्योंकि इसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, इसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ हम नेट की बात नहीं करेंगे क्योंकि जो नेट का एग्ज़ाम होता है ये हमारा हमेशा होता रहता है, इसकी टाइमिंग कुछ नहीं, हम कई साल तक इसकी तैयारी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम 12 कर रहे हैं या 10th कर रहे हैं, 9th कर रहे हैं, तो हमारे पास 1 साल का समय है 9th का कोर्स कंप्लीट करने के लिए। उसमें हमारी कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित होंगी, क्या क्या हमको जानकारी दी जाएंगी, क्या हमको नॉलेज दी जाएगी, तो ये हमारे शिक्षा का उद्देश्य होगा। तो हमारा शिक्षा का उद्देश्य क्या है, हमको 9th क्लास पास करना। ठीक है, तो ये हमारा शिक्षा का उद्देश्य हुआ। और परिणाम क्या हुआ
कि छात्र ने जो आउटकम हुआ वो क्या हुआ कि हमने कितना सीखा, ठीक है, हमारे व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन आए, हमने कितना परिवर्तन लिया या हमने कितना अधिगम परिणाम, हमारा जो आउटकम आया वो क्या आया, ठीक है। यहाँ उद्देश्य क्या थे, तो उद्देश्य में और लक्ष्य में अंतर क्या होता है कि उद्देश्य एक हमारा समय के अंतर्गत, समय हमारी टाइमिंग डिसाइड होती है कि एक साल में हमको पाठ्य क्रिया को पूरा करना है, पाठ्यचर्या को पूरा सीखना है, जानकारी लेनी है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना है, एक्टिविटीज़ करनी, कौन कौन सी क्रियाएं उसमें सम्मिलित होंगी, ये सारी हमारे क्या होंगे, शिक्षा के उद्देश्य होंगे, ठीक है। लेकिन आउटकम परिणाम क्या होगा कि शिक्षार्थी का क्या परिणाम आया, ये हम आउटकम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि जो उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य हमारा व्यवस्थित परिवर्तन है। क्या है? व्यवस्थित परिवर्तन, व्यवस्थित परिवर्तन है, ठीक है। लेकिन आउटकम क्या है, जिसको क्रिया के माध्यम से, ठीक है, क्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ये जो उद्देश्य है हमारा, शिक्षा का उद्देश्य है, एक व्यवस्थित परिवर्तन है कि इसके बाद ये हमको टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ों को सीखना है क्रिया करते हुए एक साल के अंतर। इसके बाद हम मतलब इसको क्रिया के माध्यम से ही तो सीखेंगे, ऐसे ही थोड़ी नहीं। जो पाठ्य वस्तु है, जो हमारा सिलेबस है, उसको हम पढ़ेंगे, कुछ एक्टिविटी करेंगे, कुछ प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे, उसको रटेंगे, कुछ चीज़ों को समझेंगे, तो क्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। उद्देश्य एक व्यवस्थित परिवर्तन है जिसको क्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। आउटकम का मतलब क्या है कि आपका व्यवहार में कितना परिवर्तन आया, आपने क्या सीखा, रिजल्ट, ठीक है, आपका रिजल्ट, जो आपका रिजल्ट होगा वो क्या होगा, आउटकम होगा, ठीक है। और उद्देश्य क्या होगा, शिक्षा का जो आपका उद्देश्य होगा, जो आपको प्राप्त करना है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि उद्देश्य में और परिणाम में क्या संबंध होता है, ठीक है। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं उद्देश्य की और परिणाम की, ये शिक्षक के उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य, ठीक है, जो शिक्षा में उद्देश्य होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो उद्देश्यों की विशेषताएं होती हैं, हम उद्देश्य को क्यों निर्धारित करते हैं, उद्देश्य निर्धारित करने से जो हमारा लक्ष्य होता है वो कैसा हो जाता है, आसान हो जाता है और छोटा हो जाता है। यदि अब जैसे मान लीजिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा कोई उद्देश्य ही नहीं है, हमको करना क्या है, तो हमको कैसे पता चलेगा हम क्या करेंगे, क्या करें क्या ना करें, ये हमको कुछ मालूम नहीं चलेगा। तो इसके लिए किसी भी फील्ड में हमको पहले अपना उद्देश्य निर्धारित करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले हमारा उद्देश्य क्या है, नेट क्वालिफाई करना, तभी तो हम सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, सिलेबस देख के पढ़ रहे हैं। यदि हमको पता ही नहीं है कि हमको करना क्या है, तो हम सब पढ़ते रहेंगे, हमको मालूम ही नहीं चलेगा कि हमको क्या पढ़ना है, क्या करना है। तो इसलिए उद्देश्यों का निर्धारित करना, उद्देश्य निर्धारित करने से हमारा जो कार्य होता है वो आसान हो जाता है और सरल हो जाता है, ठीक है। लेकिन शिक्षा की प्रक्रिया में ये जो उद्देश्यों का निर्धारित कौन करता है, शिक्षक करता है कि कौन सी आपको पाठ्य वस्तु पढ़ानी है, कौन कौन सी क्रियाएं आपको करानी है, और जो कमजोरियां हैं उनको कैसे दूर करना है कि अपने उद्देश्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके, शिक्षण की प्रक्रिया आसानी से हो सके, ठीक है। तो ये जो उद्देश्य होते हैं वो भी कई तरीके के होते हैं। इसमें आपके 4 प्रकार के उद्देश्य बताए गए हैं। शिक्षण प्रक्रिया में आपके 4 प्रकार के उद्देश्य बताए गए हैं, जिनकी हम बात करेंगे। आपके सबसे पहले शैक्षिक उद्देश्य, और दूसरा शैक्षणिक उद्देश्य, ठीक है, शैक्षणिक उद्देश्य। पहला होगा आपका शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा होगा आपका शैक्षणिक उद्देश्य, ठीक है। तो शैक्षिक उद्देश्य मतलब एजुकेशनल एम्स और शैक्षणिक उद्देश्य टीचिंग एम्स, ठीक है। तो टीचिंग एम्स हो गया आपका और एजुकेशनल एम्स हो गया। तो एजुकेशनल एम्स में क्या होगा, ये जो उद्देश्य होगा आपका, जैसे आपको क्या बनना है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो ये आपका शैक्षणिक उद्देश्य होगा। लेकिन शैक्षणिक उद्देश्य क्या होगा कि आप उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्लास में क्या क्या पढ़ रहे हैं, कोचिंग में क्या क्या पढ़ रहे हैं, किस बुक का यूज कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ों को अपने सिलेबस में शामिल कर रहे हैं, कौन कौन सी क्रियाओं को अपने सिलेबस में शामिल कर रहे हैं। तो ये जो हमारा शैक्षणिक उद्देश्य होता है वो छोटा होता है, और जो शैक्षिक उद्देश्य होता है, एजुकेशनल एम्स होता है, ये हमारा बड़ा होता है। ऑब्जेक्टिव्स होता है, जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होता है, ये आपका बड़ा होता है और ये छोटा होता है। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से ही हम इसको पूरा करते हैं, ठीक है। इसमें
क्लास की सारी चीज़ें, पाठ्य वस्तु, सारी ऑब्जेक्टिव्स, जो भी क्रियाएं आप करेंगे सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपकी टीचर कैसे हेल्प कर रहा है, लेकिन इसके द्वारा ही तो आप इसको पाएंगे। और एजुकेशनल उद्देश्य क्या होता है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, कोई मुझको डॉक्टर बनना है, मुझको इंजीनियर बनना है, तो ये आपका एजुकेशनल उद्देश्य है कि आपको एजुकेशन की फील्ड में क्या करना है। अब उसके लिए जो आप क्रियाएँ करेंगे, जो आप पढ़ाई करेंगे, वो आपका शैक्षणिक उद्देश्य होगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद कुछ हो जाएंगे सामान्य उद्देश्य होते हैं, कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। इसको भी इसी तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि विशिष्ट उद्देश्य हमारा क्या है कि हमको डॉक्टर बनना है। ठीक है, लेकिन सामान्य उद्देश्य हमारे कई हो सकते हैं, हम कई सामान्य उद्देश्यों को पूरा करते हुए अपने विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे हमारे कई उद्देश्य हो सकते हैं कि हम ऐसा काम करेंगे, हम ये पढ़ेंगे, हमको ये पढ़ना है। सामान्य उद्देश्य छोटे होते हैं, संकुचित होते हैं, लेकिन जो एक विशिष्ट उद्देश्य होगा, जो बड़ा उद्देश्य होगा, उस छोटे छोटे सामान्य उद्देश्यों के साथ पूरा करते हुए ही हम बड़े उद्देश्य पर पहुंचेंगे, अपने विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करेंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ आपके प्राप्त उद्देश्य होते हैं और कुछ अप्राप्त उद्देश्य होते हैं। मतलब प्राप्त उद्देश्य वो है जिनको आपने पा लिया है, और अप्राप्त उद्देश्य वो है जो आपको नहीं मिले। आपने सोचा तो कि आपको नेट क्वालिफाई करना है, लेकिन किसी कारणवश आपका नेट क्वालिफाई नहीं हो पाया। ठीक है, तो प्राप्त उद्देश्य, लेकिन कभी कभी क्या हो गया, आपने सोचा कि आपको नेट क्वालिफाई करना है और आपका हो गया। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ते चलिए। ठीक है, ठीक है, तो प्राप्त उद्देश्य का क्या मतलब हुआ कि नेट क्वालिफाई आपका हो गया। आपने सोचा, आपका उद्देश्य, आपने नेट की तैयारी की और आपका नेट क्वालिफाई हो गया। लेकिन अप्राप्त उद्देश्य क्या हुआ कि आपने नेट की तैयारी तो की, लेकिन फिर भी आपका नेट क्वालिफाई नहीं हो पाया। ठीक है, तो उद्देश्य तो हमारे होते हैं, लेकिन कुछ प्राप्त होते हैं, कुछ अप्राप्त होते हैं। ठीक है, अगले और हो गए आपके, सबसे पहले हो जाएगा इसका अंतिम उद्देश्य और एक तुरंत तत्काल हो जाना चाहिए। तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं, ये उद्देश्यों के प्रकार बताए गए हैं कि उद्देश्य भी कई प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स हो जाएगा और इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स हो जाएगा। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स में क्या होगा, अंतिम उद्देश्य में क्या होगा कि हमको असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, हमको नेट क्वालिफाई ही करना है, चाहे वो मैं एक बार में कर पाऊँ या मैं 4 बार में कर पाऊँ, लेकिन मैं अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटूंगी, अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगी, मुझको करना है। ठीक है, और तुरंत उद्देश्य में क्या है, मान लीजिए मुझको अभी क्या करना है, अंतिम उद्देश्य मेरा एक दिन में पूरा नहीं हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे तुरंत उद्देश्य कई हैं। मान लीजिए मुझे अभी इस टाइम प्यास लगी है, ठीक है, या मुझको भूख लगी है, तो मेरा पहला उद्देश्य क्या है कि मैं पानी पी लूँ, तभी आगे मैं उसके लिए पढ़ाई कर पाऊंगी या वीडियो बना पाऊंगी। ठीक है, तो कुछ तुरंत तत्काल उद्देश्य होते हैं कि हमको ये पूरे करने हैं, इसके बाद कुछ अंतिम उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये सारी आपको आती ही होंगी। ठीक है, अब आउटकम की बात करते हैं कि परिणाम क्या होता है। ठीक है, उद्देश्यों को तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, अब परिणाम क्या होता है। देखिए, परिणाम के बगैर हमारी जो शिक्षा की प्रक्रिया है वो कभी भी पूरी नहीं होगी। क्यों, अगर हम सीखते जाएंगे और हमको परिणाम, अपने आउटकम का पता नहीं चलेगा कि हमने कितना सीखा है, तो हमारी सीखने की प्रक्रिया व्यर्थ हो जाएगी। हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए तो टेस्ट होते हैं। आपसे हम बोलते हैं ना कि आप अपना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बराबर लगाते रहिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, शैक्षणिक उद्देश्य अपने पूरे कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसका आउटकम देखेंगे, मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ाया, मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ, अब आप इसी टॉपिक के जो क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर के पेपर के, उनको लगाइए, फिर उनका आउटकम देखिए कि रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना सीखा। ठीक है, तभी हमको मालूम चलेगा कि हमारी पढ़ाई का उद्देश्य क्या हुआ, क्या निकला रिजल्ट। तो आउटकम हमारा यही कहता है कि छात्र कितना सीख रहे हैं। ठीक है, आउटकम क्या आ रहा है। ठीक है, कि जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य थे,
आउटकम क्या बताता है कि उनको कितना प्राप्त कर लिया गया है या वो कहाँ तक प्राप्त हो गए हैं। शिक्षा का उद्देश्य आपका क्या हुआ, तुरंत उद्देश्य क्या हुआ, जैसे हमने अभी आपको बताया, आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ ली, ठीक है। अब इसके बाद आपने उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए, तो आपका आउटकम क्या हो गया कि आपको वो आ गई, ठीक है। कितना आपका शिक्षा का उद्देश्य पूरा हो गया, तो आपको लगा कि मेरा शिक्षा का उद्देश्य पूरा हो गया, मुझे ब्लूम की टैक्सोनॉमी सीखनी थी और उसके क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए, तो मेरा शिक्षा का उद्देश्य पूरा हो गया। लेकिन यदि उसके क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाए तो क्या हुआ कि जो आउटकम आया वो आपने ये बता रहा है कि जो शिक्षा के उद्देश्य थे वो हमारे पूरे नहीं हुए हैं। मतलब कि आउटकम यही बताता है कि जो हमने शिक्षण की प्रक्रिया में जो सीखा वो कहाँ तक सीखा या हमारा उद्देश्य कितना पूरा हुआ है। उसमें क्या क्या आ जाएगा आउटकम के अंतर्गत, इसमें आपका ज्ञान आ जाएगा, ठीक है, कितनी नॉलेज मिली आपका, कितना आपका व्यवहार में जो परिवर्तन आया, ठीक है, कितना आपका अधिगम में परिवर्तन आया, ठीक है, कौन कौन सी आपको दक्षताएं मिली, ठीक है, क्या आपको लर्निंग एक्सपीरियंस मिले, क्या आपको अनुभव मिले, ठीक है, या बाद में जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, डिग्री मिलेगी, ये जो कोर्स कंप्लीट होगा आपका, ये सारे आउटकम ही होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो परिणाम के द्वारा हम बता सकते हैं उसके सर्टिफिकेट, उसके मूल्यांकन में वही दिखता है जो व्यक्ति सीखा होता है या वो आगे वो चीज़ कर सकता है। मान लीजिए आपके पास सर्टिफिकेट मिला, नेट का मिला या JRF का मिला या आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की आपके पास डिग्री है, तो उसके माध्यम से वो आउटकम आपका ये बता रहा है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के योग्य हैं, आप नेट के योग्य हैं, अब आप किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। तो आउटकम के माध्यम से ही हमको पता चलता है। तो जो मूल्यांकन के द्वारा आउटकम जो परिणाम आते हैं वो यही बताया जाता है कि व्यक्ति क्या कर सकता है या उसने किस सीमा तक सीख लिया है या वो क्या कर सकता है, आगे वो क्या करेगा, ठीक है। तो आउटकम में आपको यही पता चलता है, ठीक है। तो लर्निंग के जो उद्देश्य होते हैं, टीचिंग के जो उद्देश्य होते हैं, शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं और परिणाम में क्या संबंध होता है कि उद्देश्यों के आधार पर, जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, परिणाम के आधार पर ये बताते हैं कि हमने शिक्षा के उद्देश्यों को कहाँ तक पूरा कर लिया है या कितना पूरा कर लिया है, ठीक है, ठीक है। तो एक आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि हम क्या चाहते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं हमारा नेट पास हो जाए, लेकिन परिणाम क्या होता है, परिणाम बताता है कि हमको क्या मिला है, हमने क्या प्राप्त किया है, ठीक है। चाहते तो हम नेट पास हो जाए लेकिन नेट क्वालिफाई नहीं हुआ, तो परिणाम बता रहा है कि आपका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ, आप चाहते थे लेकिन आपको नहीं मिला। तो उद्देश्य बताता है कि हम क्या चाहते हैं, लेकिन परिणाम बताता है कि हमको क्या मिला है, हमने क्या प्राप्त किया, हमने क्या सीखा है, ठीक है। तो इसके बाद अब आपको पढ़ना है कि जो आपके मूल्य, जो शिक्षा के उद्देश्यों का जो वर्गीकरण किया गया है, ठीक है, वर्गीकरण एवं मूल्यांकन किया गया है। जैसे ब्लूम की टैक्सोनॉमी थी, ठीक है, तो ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी के आधार पर ही जो क्रैथवाल हैं इन्होंने अपनी दूसरा उसको आगे डिस्क्राइब किया है, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं, ठीक है। अगला आपको पढ़ना है अधिगम के क्षेत्रों का मूल्यांकन, ठीक है, अधिगम के क्षेत्रों का मूल्यांकन या शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण या मूल्यांकन, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपको सबसे पहले पढ़ना है संज्ञानात्मक, जो संज्ञानात्मक आपको पढ़ना है कॉग्निटिव एंडरसन एवं क्रॉथवाल का पढ़ना है। इसके बाद भावनात्मक जो उद्देश्य हैं उनका वर्गीकरण पढ़ना है, ये आपका क्रैथवाल का पढ़ना है। और तीसरा क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक, जिसको साइकोमोटर भी बोलते हैं, ये आपको RS दुबे का पढ़ना है, ठीक है, दबे का पढ़ना। तो ये आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, लेकिन जब आप संज्ञानात्मक कॉग्निटिव पढ़ेंगे एंडरसन या क्रॉथवाल का, तो इसके पहले आपको ब्लूम की टैक्सोनॉमी आनी चाहिए। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी के भी इन्होंने 3 वर्गीकरण किया है। सबसे पहले उसमें भी संज्ञानात्मक क्षेत्र, फिर भावात्मक क्षेत्र या क्रियात्मक क्षेत्र, ठीक है। तो शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं वो संज्ञानात्मक होते हैं, भावात्मक होते हैं, फिर क्रियात्मक होते हैं। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी आप साइकोलॉजी का जो आपका पार्ट है उसमें आपको बताई गई है, इसमें थोड़ी सी हम आपको चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ब्लूम का वर्गीकरण ब्लूम ने क्या दिया था, क्योंकि इसके बाद ही हमको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। वैसे अभी आपको सिलेबस में यहाँ पर ब्लूम का नहीं पढ़ना है आपको क्रॉथवाल और एंडरसन का, लेकिन समझाने के लिए हम आपको ब्लूम का पढ़ा रहे हैं। तो ब्लूम ने
जो शिक्षा के उद्देश्यों का जो वर्गीकरण किया, क्षेत्रों का जो वर्गीकरण किया, वो 3 भागों में बांटा। पहला ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक। ज्ञानात्मक पक्ष का जो संबंध होता है वो हमारे ज्ञान से होता है, हमारे मस्तिष्क से होता है। ठीक है, मस्तिष्क में हम कितनी चीज़ें भर सकते हैं, कितनी चीज़ें रट सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा चीज़ों को अपने मस्तिष्क में नहीं भर सकते हैं। कोई भी चीज़ को देखा और हमने अपने मस्तिष्क से ही संबंध होता है, इसमें समझने जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, यहाँ का संबंध जो होता है केवल हमारे मस्तिष्क से होता है। इसको हम स्मृति स्तर का भी बोल सकते हैं, जो हमने आपको बताया था हर्बर्ट मॉरिसन हंट। ठीक है, तो हर्बर्ट स्मृति स्तर का चिंतन होता है। ठीक है, इसके बाद भावात्मक जो पक्ष का संबंध होता है वो हमारी रुचि से होता है, हमारे संवेगों से होता है, भाव से होता है। ठीक है, हमारा सोच, हमारी विचारों से होता है, तो भावात्मक पक्ष से। लेकिन मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक का होता है हमारे हाथ पैरों से, हम माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से जब हम कोई काम करते हैं और सीखते हैं तो उसको मनोगत्यात्मक पक्ष कहते हैं। लेकिन जो ज्ञानात्मक पक्ष है, ठीक है, ये सबसे निचला स्तर माना जाता है। जैसे हमने जब आपको पढ़ाया था स्मृति स्तर पढ़ाया था, इसके बाद आपका था अवबोध स्तर और इसके बाद चिंतन स्तर। तो ये सबसे निचला स्तर माना गया था, क्योंकि इसमें हम सीखते भी बहुत जल्दी हैं और भूल भी बहुत जल्दी जाते हैं। यहाँ पर हम रटने जैसी चीज़ों को याद रखते हैं। ठीक है, रटते हैं, गिनती पहाड़ी बच्चों को रटा दिए, 4 दिन नहीं पढ़ाओ तो वो भूल जाएंगे। ठीक है, तो स्मृति स्तर यानी इसका संबंध जो होता है मस्तिष्क से होता है और ये सबसे निचला स्तर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जो वर्गीकरण किया ज्ञानात्मक क्षेत्र का, इसका जो वर्गीकरण ब्लूम ने किया था 1956 में। ठीक है, लेकिन इसी को आगे जो ब्लूम के शिष्य थे एंडरसन, उन्होंने इसको आगे संशोधित किया और एंडरसन के सहयोगी थे क्रथवाल। ठीक है, इनके ये सहयोगी थे एंडरसन के क्रथवाल, और जो एंडरसन थे ये ब्लूम के शिष्य थे। इन्होंने 2001 में, ठीक है, इसी को और संशोधित करके वर्गीकरण किया। लेकिन जो सबसे पहले किया था वो ब्लूम ने किया था, जिसके जो स्टेप क्या थे, ये सबसे निचला है, ऐसे चलता है। ठीक है, यहाँ से पहला ऐसे चलेगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से इसके इन्होंने 6 भागों में बांटा। ये अभी हम इसके पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं, जब हमने मूल्यांकन का वो पढ़ाया था तब बताया था। फिर से वही चीज़ें हैं। ठीक है, कि सबसे पहले इसमें जो होता है ज्ञान होता है। ज्ञान में हम क्या कहते हैं कि बच्चे को किसी भी तथ्यों की, किसी भी पाठ्य वस्तु की उसकी जानकारी दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद बोध में चीज़ों को समझाते हैं। ठीक है, बच्चे को हम चीज़ों को समझाते हैं कि जो हमने बच्चे को रटाया, जो ज्ञान रटाया, उसको वो कैसे आपस में जोड़ के समझता है। ठीक है, जैसे मान लो पहले हमने बच्चे को ABC पढ़ाई, ठीक, इसके बाद फिर वो उसको हम स्पेलिंग बनाना समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो समझाना। ठीक है, इसके बाद प्रयोग का मतलब क्या होता है कि जो हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जो उसका ज्ञान है, वो कैसे उपयोगी है, वो कैसे अपनी परिस्थितियों में उसका उपयोग कर सकता है। ठीक है, इसके बाद विश्लेषण, जो पूरा छोटे छोटे भागों में पाठ्य वस्तु को या किसी भी काम को छोटे छोटे भागों में बांटना और बांट करके पढ़ना, उसको हम विश्लेषण एनालिसिस कहते हैं। इसके बाद संश्लेषण में क्या होता है, इन चीज़ों का याद रखना क्योंकि इनसे क्वेश्चन आए हैं। विश्लेषण में होता है कि हम किसी भी पाठ्य वस्तु को या किसी भी चीज़ को छोटे छोटे भागों में बांटते हैं। ठीक है, लेकिन संश्लेषण में क्या होता है कि जो ज्ञान हमने छोटे छोटे भागों में पहले तो हमने छोटे छोटे भागों में उसको बांट कर पढ़ा, जैसे अभी आप छोटे छोटे टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर जब आप एग्जाम देंगे तो आपको संपूर्ण छोटे छोटे भागों को एक साथ इकट्ठा पढ़ना पड़ेगा, कि जब आप तभी तो आप उसका यूज कर पाएंगे। अभी आप एक एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे भागों में पढ़ रहे हैं अपनी सरलता के लिए, जिससे आपका जो उद्देश्य हो कैसा हो, आसान हो जाए, आप अच्छे से अपने सिलेबस कंप्लीट कर सकें। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाएंगी तो पूरे कोर्स को आपको एक साथ जोड़ के और जो क्वेश्चन आएगा उसको फिर सोच के वहाँ से, तो उसको जब हम पूरे जो छोटे छोटे भागों में बांटा गया ज्ञान, उसको हम जब एक साथ इकट्ठा करके पढ़ते हैं तो उसको संश्लेषण कहते हैं। इसके बाद मूल्यांकन, वैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन होता है कि जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी उनका रिजल्ट क्या निकला, हमने कितना सीखा। ठीक है, तो ये क्या थी, ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी थी, ब्लूम का वर्गीकरण था। ठीक है, कि जो हमने सिद्धांतों को पढ़ा, जो तथ्यों को पढ़ा, जो पाठ्य वस्तु को पढ़ा, वो आखिरी में जो रिजल्ट आया वो क्या हुआ। ठीक है, इसके बाद एंडरसन में और इसमें कितना अंतर है हम ये बता दें। यहाँ पे इन्होंने ज्ञान कहा और यहाँ पर इन्होंने इसी चीज़ को याद रखना कहा।
ठीक है। तो इसमें डिफरेंस पूछा जा सकता है, क्वेश्चन मैचिंग में आ सकता है। तो याद रखना कि ज्ञान को भी हम क्या करते हैं, ये भी स्मृति स्तर का ही है, दिमाग में भरते हैं चीज़ों को। और याद रखना मतलब चीज़ वही है, ठीक है, केवल शब्द को बदल दिया इन्होंने। यहाँ पर क्या करते हैं कि हम ज्ञान नॉलेज लेते हैं और यहाँ पर हम नॉलेज को याद रखते हैं, ठीक है। केवल इतना ही इसमें अंतर बढ़ाया है इन्होंने, इसको नॉलेज बोल दिया और इसको रिमेंबर बोल दिया कि यहाँ पर हम चीज़ों को याद रखते हैं। इसके बाद जब याद रख के उसको बोध कॉम्प्रीहेंशन जैसे बोल देते हैं कि आते हैं ना हमारे पास अपठित गद्यांश आता है, तुम उसको पढ़ के समझते हैं, समझ के यदि क्या हम वो चीज़ रट के कर सकते हैं, हमें अपनी वहाँ पर समझ दिखानी पड़ेगी। तो समझते हैं हम चीज़ों को, क्वेश्चन हमारे सामने होते हैं, हमको कैसे करना है, सॉल्व कैसे करेंगे, तो समझ का प्रयोग होता है। इसके बाद प्रयोग इसमें भी आएगा, ठीक है, यहाँ पर बोध आ जाएगा, प्रयोग आ जाएगा कि जो चीज़ें पढ़ी उनको हम कैसे अपने रियल लाइफ में उस ज्ञान का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद विश्लेषण आ जाएगा, ठीक है। विश्लेषण में यहाँ पर ही हम सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करके छोटे छोटे भाग करके उसको पढ़ते हैं, बताते हैं हम क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। फिर मूल्यांकन होता है कि हमने क्या हमारा आउटकम आया, क्या रिजल्ट निकल कर आया, और रिजल्ट निकालने के बाद फिर यहाँ पे ये एक अलग है, यहाँ पर मूल्यांकन पे रुक जाते हैं, लेकिन इन्होंने एक स्टेप और बताया, रचना, ठीक है, यानी कि क्रिएटिव, सॉरी रचना को क्रिएटिव नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे। तो इसके बाद है इसमें जो नया पॉइंट जुड़ा है वो है रचना, ठीक है। तो जब हम किसी भी चीज़ को नए तरीके से प्रस्तुत करते हैं, किसी भी प्रक्रिया को नए ढंग से डिस्क्राइब करते हैं, तो जब हम नए तरीके से अपनी तरफ से उसमें जोड़ के कुछ बना रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर क्रिएट मतलब रचना, यहाँ पर हमको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए याद करके फिर उस समझ के फिर उसका अपने जीवन में कैसे हम उपयोग कर रहे हैं उस ज्ञान का, फिर छोटे छोटे भागों में जो चीज़ों को हमने पढ़ा है, इसके बाद आपस में जोड़ के, ठीक है, कैसे हम उसका यूज करेंगे, फिर मूल्यांकन एवेल्युएशन करके देखेंगे, फिर एक नए तरीके से हम उसको अपने शब्दों में डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो ज्ञान हमने जो सीखा उसको अब हम अपने तरीके से प्रस्तुत करते हैं या कोई नई प्रक्रिया बनाते हैं, किसी नए तत्व को बनाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रिएट, ठीक है। तो इसमें और इसमें केवल इतना ही अंतर है कि यहाँ पर जो इन्होंने क्रिएट कहा है और यहाँ पर इन्होंने मूल्यांकन पर ही वो कर दिया। तो ये जो टैक्सोनॉमी है, ये ब्लूम का वर्गीकरण है और ये एंडरसन और क्रैथवाल का है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। अगला जो है आपका भावनात्मक क्षेत्र, ठीक है। भावनात्मक क्षेत्र को पढ़ते हैं कि भावनात्मक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है। तो देखो भावनात्मक क्षेत्र का हम संबंध पहले ही बता चुके हैं कि जो ज्ञानात्मक क्षेत्र का संबंध होता है वो हमारे मस्तिष्क से होता है, और भावनात्मक क्षेत्र का जो संबंध होता है वो हमारे संवेगों भावों से होता है, ठीक है। हमारे विचारों से होता है, हमारी इच्छाओं से होता है, हमारी क्या विचार हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं पहले, ठीक है। तो अगला ये हमने लिखा, ये है आपका भावात्मक वर्गीकरण, ठीक है। तो जो भावात्मक वर्गीकरण ये आपका भावात्मक पक्ष है। अभी ज्ञानात्मक पक्ष में हमने क्या समझा कि सबसे पहले क्या था आपका, याद रखना, किसी भी चीज़ को बार बार रटना, ठीक है, याद करना, इसके बाद उस चीज़ को समझना। पहले हम चीज़ों को रटते हैं, फिर समझते हैं, फिर उनको अपने जीवन में प्रयोग करते हैं कि जो ज्ञान हम ले रहे हैं उसका हम अपने वास्तविक जीवन में उपयोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर किसी भी चीज़ को पढ़ना, जैसे हमने आपको बताया कि पाठ्य वस्तु को हम छोटे छोटे भागों में बांटकर डिवाइड कर पढ़ते हैं, एक साथ पूरी चीज़ों को नहीं पढ़ा जा सकता, ठीक है। फिर उनको एक साथ पढ़ने की क्षमता रखना, सारी चीज़ों को जोड़कर आपस में पढ़ना, और इसके बाद जो सबसे लास्ट में आपका बताया एवेल्युएशन मूल्यांकन, जो ज्ञानात्मक पक्ष था, ठीक है। जब हम किसी भी पाठ्य वस्तु को पढ़ते हैं तो हमको ज्ञानात्मक पक्ष का यूज करना पड़ता है, लेकिन ठीक है। इसके बाद आता है आपका भावात्मक पक्ष, जो हमने आपको बताया जिसका संबंध हमारा मनोवृत्तियों से, रुचि से, इंटरेस्ट से और हमारा संवेगों से, भावों से होता है, ठीक है। यहाँ पर हम कोई चीज़ को बच्चे को जबरदस्ती रटा नहीं सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो हमने बच्चे को रटा दिया, बच्चे ने रट लिया, लेकिन इसके जो स्टेप होते हैं वो होते हैं, ये पहला सबसे नीचा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, इसके भी 6 स्टेप बताए हुए हैं। तो सबसे पहले होता है ग्रहण करना या सीखना या रिसीविंग, ठीक है, या प्राप्त करना।
इसको बोल सकते हैं रिसीविंग। तो हम बच्चे को कोई भी चीज़ सिखाते तो हैं, लेकिन बच्चा उसी चीज़ को सीखता है जिस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट होता है या जो चीज़ बच्चा सीखना चाहता है। ठीक है, जब बच्चा सीखना चाहता है और इंटरेस्ट के साथ कोई काम करता है तो वो ज़्यादा बेटर होता है। हम किसी बच्चे को, मान लीजिए हमने 10 बच्चों को सिखाई कोई चीज़, लेकिन ज़रूरी थोड़ी नहीं है 10 बच्चे सीख लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जो बच्चा इंटरेस्ट, तो यहाँ पे भाव संवेगों की बात की जा रही है, ऐसे नहीं है कि बच्चा को हम ज़बरदस्ती सिखा देंगे। तो जब बच्चा इंटरेस्ट के साथ सीखता है, मतलब जब उसकी सीखने की इच्छा स्वयं होती है, वो सीखने के लिए जागरूक होता है, तो वो सीखता है और प्राप्त करता है। ठीक है, जब वो इंटरेस्ट के साथ सीख रहा है, जो ज्ञान उसने प्राप्त किया है, इसके बाद क्या आ जाएगा, रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, रिस्पॉन्डिंग आ जाएगा यानी अनुक्रिया। तो उसके लिए वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा और अनुक्रिया के लिए अपने अंदर से वो उत्तेजित होकर करेगा। ठीक है, जब उसने कोई चीज़ को सीखा है, वो सीखने की चाह है, प्राप्त करने की चाह है, तो वो काम क्या करेगा, अपने मन से करेगा, उसकी क्रिया करेगा। ठीक है, कोई चीज़ सीखने के लिए उसको क्रिया तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, अनुमूल्यन यानी वैल्यूइंग। तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारे जो विचार होंगी, जो विचारधाराएं होंगी, या मान लीजिए जो ज्ञान हम सीख रहे हैं तो हमारे लिए सही है कि नहीं सही है। ठीक है, अगर उसको लगेगा, उसके मन में होगा कि ये बात मेरे लिए सही है, तो वो अपनी रियल लाइफ में क्या करेगा, उसको फॉलो करेगा। यदि उसको लगेगा कि ये चीज़ ठीक नहीं है, तो वो उसको कभी भी अपनी ज़िंदगी में फॉलो नहीं करेगा, ना ही कभी उस चीज़ को वो दोबारा उस कार्य को करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये विचार आ जाते हैं, मान्यताएँ आ जाती हैं। मान लीजिए कोई रीति रिवाज आ गया, हमने देखा, हमको अच्छा लगा तो हमने सीख लिया, ये हमारे अंदर के भाव हैं। यदि वो चीज़ हमको गलत लगेगी तो हम उस चीज़ को अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, वो कार्य कभी नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट। मतलब कि अवधारणा में भी यही आ जाएगा कि धीरे धीरे वो कैसी हो जाएगी, हमारी आदतों में शामिल हो जाएगी, यानी अवधारणा। ठीक है, मतलब कि जो मूल्य या जो विचार हम सीख रहे हैं उनमें आपस में क्या कनेक्टेड है, वो एक दूसरे से आपस में कैसे संबंध है। जैसे मान लीजिए जो हमारे रीति रिवाज होते हैं या जो हमारे घर की घरेलू काम होते हैं, वो सभी के अलग अलग होते हैं करने के, पढ़ाई करने के भी अलग तरीके होते हैं। मैं आपसे बोल दूं कि पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, फिर वीडियो देख लीजिए, या फिर क्वेश्चन, या पहले आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपके खुद के भाव होंगे। मेरे बोलने से यदि आपको ठीक लगेगा तो आप ऐसा करेंगे, और अगर नहीं ठीक लगेगा तो नहीं करेंगे। ऐसी ही कोई मान्यताएं हैं, मान लीजिए दूसरा व्यक्ति मान रहा है और यदि हमको वो ठीक लगते हैं तो हम उनको मानेंगे या नहीं मानेंगे, और मानेंगे तो ये भी देख के चलेंगे कि वो आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। ठीक है, उससे हमारा जो हमारे खुद के पर्सनल विचार हैं वो उससे मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यदि उससे मैच होंगे तो ही हम मान लेंगे, लेकिन एकदम से अलग भावों को हम नहीं मान पाते हैं। इसके बाद आ जाता है व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे यहाँ पर जो भी मूल्य या जो भी विचार, पहले हम किसी चीज़ को फॉलो करते हैं, तो जब फॉलो करते धीरे 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 वो हमारे क्या होते हैं, अंतर मन में, जब तक आंतरिक मन से वो चीज़ नहीं आएगी तब तक वो चीज़ें हमारे क्या होंगी, आदतों में शामिल नहीं होंगी। ठीक है, तो जो विचार होते हैं वो हमारे आंतरिक में समा जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी रीति रिवाज हो गए या कोई मन के भाव हो गए। ठीक है, तो पहले हम उन चीज़ों को अच्छे से अपने आदतों में शामिल नहीं कर पाते हैं। किसी ने बोला आप कोर्ट मैरिज कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्या है कि इस चीज़ को हम नहीं मानते, क्योंकि हमारे यहाँ अरेंज मैरिज का रूल है। ठीक है, लेकिन जब होता क्या है कि धीरे धीरे कई जगह ये चीज़ें हो रही हैं, हम देख रहे हैं, तो जब हम इन चीज़ों को देखते रहते हैं तो वो क्या हो जाती हैं कि धीरे धीरे हमारे आंतरिक मन में आ जाती हैं और हम उनको सही मानने लगते। पहले वही चीज़ें हमको गलत लगती हैं। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब हम उन चीज़ों को देखते रहते हैं और उन चीज़ों को फॉलो करते रहते हैं, देखते हैं समाज में भी ये काम हो रहा है, तो उनको क्या होता है कि वो चीज़ें हमारे आदतों में शामिल हो जाती हैं और वो सही हो जाती हैं। यही हमारे मन के भाव और विचार होते हैं। पहले कुछ विचार हमको गलत लगते हैं, पहले वही काम हमको गलत लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसी चीज़ में क्या हो जाता है कि जब हम उसको व्यवस्था करते हैं और आगे वो चीज़ों को और देखते रहते हैं, तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, सही लगने लगती हैं। ठीक है, इसके बाद मूल्य विशेषीकरण या कैरेक्टराइजेशन, मतलब कि वो चीज़ें हमारे चरित्रीकरण में, कैरेक्टर में शामिल हो जाती हैं। यानी यहाँ पर हम कैरेक्टराइजेशन या चरित्रीकरण या मूल्य समूह। ठीक है, तो जो हम विचार, जो हमारे भाव होते हैं,
तो हम किसी भी व्यक्ति को देख के बता सकते हैं कि इसका कैरेक्टर कैसा है, क्योंकि वो उसकी आदतों में, वो उसकी स्वभाव में वो भाव सारे शामिल होते हैं, दिखते हैं हमको ऊपर से कि इस व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है, या कि कैसे स्वभाव है, या किस तरीके की आदतें हैं, इनके भाव कैसे हैं, इनके विचार कैसे हैं। तो इसके माध्यम से हम लास्ट में क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो यहाँ पर हम पहले चीज़ों को धीरे धीरे सीखते हैं, यहाँ पर हमने मान लीजिए कोई चीज़ को सीखा, फिर उसके प्रति रिस्पॉन्स किया, क्रियाएं की, फिर हमने उनको क्या होगा कि वो हमको सही लगी तो हमने उनको अपने जीवन में फॉलो किया, जो चीज़ें गलत लगी उनको फॉलो नहीं किया। इसके बाद अवधारणा, कॉन्सेप्ट, मतलब कि उन चीज़ों को आपस में कनेक्टेड किया कि जो हमारे खुद के विचार हैं और जो विचार हम सीख रहे हैं वो आपस में कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन यानी व्यवस्था। तो धीरे धीरे पहले वो चीज़ें हमको अच्छी नहीं लगती हैं, वो भाव, वो आदतें हमको अच्छी नहीं लगती, वो विचार अच्छी नहीं लगती, लेकिन धीरे 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 वो हमारे आदतों में शामिल हो जाती, हमारे आंतरिक मन से वो क्या हो जाता है कि वही चीज़ें हमको सही लगने लगती हैं, ठीक है। मूल्य, समूह विशेषीकरण, और अंत में क्या हो जाता है कि वो मूल्य समूह बन जाता है और वही हमारे स्वभाव में, कैरेक्टर में शामिल हो जाते हैं, और जिसको कहते हैं कैरेक्टराइजेशन या चरित्रीकरण, ठीक है। तो इस तरीके से भावात्मक पक्ष होता है सीखने का, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट, भाव, विचार, मूल्य, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं भावनात्मक पक्ष में, ठीक है। तो ये आपका, ये भी ब्लूम क्रेथवाल का है, ठीक है। ये आपका 1956 में दिया था इन्होंने, सॉरी 1964 में दिया था, ठीक है। तो ये इसके बाद आता है आपका मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक। तो इसमें क्या होगा, ठीक है। और जो भावात्मक पक्ष का हम जो मूल्यांकन करते हैं, जैसे उसमें कहते हैं या तो स्व रिपोर्टिंग हो गया, सेल्फ, हम खुद आप किसी को बता रहे हैं, ठीक है। आपके एटीट्यूड टेस्ट हो गए, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गए, अचीवमेंट टेस्ट हो गए, तो इसी के अंतर्गत आ जाएंगे आपके, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट नहीं, सॉरी, एटीट्यूड टेस्ट आएगा और एप्टीट्यूड टेस्ट, दोनों इसमें आ जाएगा। रेटिंग स्केल में हम इसको रख सकते हैं, समाज विधि में रख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें, ये टेस्ट जो आएंगे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक, ठीक है। तो जो मनोगत्यात्मक या जो क्रियात्मक आपका वर्गीकरण है, ये किसने किया था, ये सबसे पहले सिम्पसन ने किया था, ठीक है। फिर इसमें सुधार किया R.H. दवे ने, ठीक है। सिम्पसन ने किया था, जो आपके सिम्पसन थे इन्होंने किया था। इसके बाद इसमें जो सुधार किया 1970 में किया था, ठीक है, दवे ने। तो इनके हम वर्गीकरण पहले यहाँ पर बना देते हैं, फिर समझाएंगे, ठीक है। अगला है ये आपका क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक, ठीक है। मनोगत्यात्मक या इसको साइकोमोटर भी बोलते हैं, ठीक है, साइकोमोटर वर्गीकरण, ठीक है। तो ये क्या है, ये 1972 में सिम्पसन ने दिया था और इसमें सुधार किसने किया, दवे ने किया 1970 में, ठीक है। तो इसमें इन्होंने पहले इसके जो स्टेप बताए वो ये बताए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इसके ये 5 उन्होंने 5 वर्गीकरण 5 भागों में बांटा, और ये भी 5 हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो इन्होंने कहा सबसे पहले प्रत्यक्षीकरण, कोई भी चीज़ को, क्रियात्मक पक्ष है तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर हम बच्चे के शारीरिक क्रियाओं पर जोर देते हैं, ठीक है। जो ज्ञानात्मक पक्ष था उसमें मानसिक स्मृति का था, ठीक है, मन की बात थी, यानी कि हम दिमाग की, मस्तिष्क की बात करते थे। और जो आपका भावात्मक पक्ष बताया उसमें जो वर्गीकरण किया गया वो बच्चे के भावों, संवेग, रुचियों और इंटरेस्ट के ऊपर किया गया। और इसमें जो है बच्चे के क्रियात्मक पक्ष को, ठीक है, कि बच्चे कैसे क्रियाएं करता है, हम बच्चे को कोई भी चीज़ सिखाने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं कराते हैं, कि कौन कौन सी क्रियाओं के माध्यम से हम बच्चे को सिखाते हैं। तो यहाँ पर क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया गया है कि बच्चे काम के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से कैसे सीखते हैं, ठीक है। तो पहले इन्होंने कहा कि प्रत्यक्षीकरण, या तो बच्चा, ठीक है, सामने किसी को देखा और करने लगा, ठीक है। दूसरी सेट व्यवस्था, उसमें क्या करता है, देखकर आप वो खुद नए तरीके से उसको करता है। निर्देशात्मक अनुक्रिया, कैसे हमने किसी को, बच्चे को बोला कि आप ऐसा करिए, ठीक है, हमने आपको गाइड कर दिया, आपको ये काम करना है, उसको मान लीजिए किसी को हमने कुछ करके दिखा दिया और आपको करना है, ठीक है, तो ये वो क्रिया हो गई, उस तरीके से सिखाते हैं। इसके बाद कार्य प्रणाली, वो अपने उसको क्रियाओं को बगैर किसी गलती के और बगैर किसी गाइड के स्वयं कर देता है, ठीक है। इसके बाद जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है कि जो क्रियाएं उसने सीखी,
ठीक है, मतलब किसी के भी सामने वो सेम टू सेम उसी रूप में कर सकता है बगैर कोई गलती किए। ठीक है, तो इन्होंने जो ये वर्गीकरण था ये शिम्पसन ने दिया था, लेकिन इसमें सुधार किसने किया? इन्होंने कहा, दवे ने कहा, आर.एस. दवे ने कहा कि ये आपका सही नहीं है। इन्होंने दूसरा 1976 में इसको सुधार दिया। तो सबसे पहले इन्होंने कहा नकल, सेम वही मतलब है प्रत्यक्षीकरण या नकल। ठीक है, नकल करना यानी हमने किसी बच्चे को डांस करते देखा और वो डांस हमने भी किया। ठीक है, तो हमने किसी बच्चे की नकल कर ली। या कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, क्वेश्चन लिख रहा है, हमने उसका देख लिया, देख के लिख लिया। तो यहाँ पर क्रियात्मक हाथ से काम करना, आप हाथ पैरों के माध्यम से शारीरिक जो काम करते हैं वो हम कैसे सीखते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा हेर फेर यानी मैनिपुलेशन, मतलब कि हमने जो क्रियाएं आपकी देखी, ठीक है, उसमें हम कुछ बदल करके, कुछ कौशलों को बदल करके, कुछ क्रियाओं को हम हेर फेर करके उनमें बदल देते हैं और अपने नए तरीके से हम क्रियाओं को करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या था, हमने किसी को देखा और हमने भी उसकी नकल कर ली। नकल का मतलब आप जानते हैं, हमने नकल करके हमने अपने तरीके से लिख लिया। इसके बाद हेर फेर मतलब कि जो एक क्रिया सीखी हमने, उस क्रिया में हेर फेर करके, बदल करके, या उसी कौशल का प्रयोग, उसी क्रिया का प्रयोग हम किसी दूसरे माध्यम से कर लेते हैं, किसी दूसरी जगह कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद सटीकता। सटीकता का मतलब है कि मैंने जो काम जैसे किया सेम टू सेम आप उसी रूप में कर दें उस काम को। सटीकता, सेम टू सेम आपको करना है, उसमें कुछ भी अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद संयुक्तिकरण। तो संयुक्तिकरण क्या होता है कि जो भी क्रियाएं हमने आपको कराई, ठीक है, यहाँ पर संयुक्तिकरण में मतलब जो क्रियाएं हमने सीखी उनको हम आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, एक क्रिया या एक कौशल या दो से अधिक कौशलों को हम जब आपस में जोड़कर, ठीक है, कोई नई क्रिया करते हैं या कोई नया काम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? संयुक्तिकरण कहते हैं। और प्राकृतिकरण यानी कि नेचुरलाइजेशन, हम जो काम कर रहे हैं एकदम से नेचुरल तरीके से, ठीक है, उसमें हमारा कोई नकल नहीं दिखना चाहिए, कोई वो नहीं दिखना चाहिए कि हमने किसी को देखा। एक नॉर्मल तरीके से कोई काम हम यहाँ पर प्राकृतिकरण कहते हैं उसको। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, जब कभी भी हम बच्चे को 15 अगस्त के लिए या 26 जनवरी के लिए कोई डांस सिखाते हैं या कोई एक्ट सिखाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर होता क्या है कि पहले हम बच्चे से क्या कहते हैं, ये बच्चा कर रहा है आप इसकी नकल करिए। ठीक है, उसने किया। इसके बाद क्या कहते हैं, अब आपको इसमें जो गलतियां थी उनमें आप सुधार करिए। ठीक है, यानी उसमें अब आप अपने तरीके से और क्या बेटर कर सकते हैं, उसकी क्रियाओं को देखकर उनमें आपस में क्या और बेटर कर सकते हैं। इसके बाद सटीकता, इस तरीके से भी सिखाया जाता है कि यदि कोई अच्छा डांसर है उससे यदि हम प्रैक्टिस दिलवा रहे हैं बच्चे को तो कहते हैं नहीं, सेम टू सेम आपको यही करना है। ठीक है, इसके बाद संयुक्तिकरण। तो संयुक्तिकरण में केवल क्या हो जाता है कि डांस के साथ साथ, ठीक है, डांस के साथ साथ आपको मन के चेहरे के भाव भी बनाने हैं और कई सारी चीज़ें आ जाएंगी कि मतलब दो या दो से अधिक कौशल, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं आपस में जोड़कर, ठीक है, एक नए कौशल का विकास करते हैं या नए तरीके से पेश करते हैं। इसके बाद प्राकृतिकरण का मतलब होता है कि जो डांस हमने अभी तक यहाँ पर हम जो काम हम सीख रहे थे उसको एकदम से ऐसे शो करना, एक क्रमबद्धता के साथ, निरंतरता के साथ। एक ऐसा नहीं है कि आप कहीं रुक जाएं, एक लगना चाहिए देखने वाले को कि हाँ ये एक प्राकृतिक नेचुरलाइजेशन है, यानी इसमें नेचुरलिटी है, काम अच्छे से कर रहा है। कोई भी चीज़ को एकदम नेचुरल तरीके से करना, ठीक है, कोई काम को जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम देख देख के कर रहे हैं, रुकना नहीं है, इस तरीके से। इसका मतलब होगा कि प्राकृतिकरण या दो से अधिक कौशलों को जो हमने सीखा उनको आपस में जोड़कर उनमें एक निरंतरता हो, क्रमबद्धता हो, क्रमबद्धता के साथ कोई काम करें जो बेटर हो, अच्छा हो। ठीक है, तो ये थे आपके। अब इसमें साइकोमोटर के जो आपके ये मनोगत्यात्मक के जो मूल्यांकन होता है वो किस तरीके से हो सकता है उसकी हम बात करते हैं। तो उसकी कौन कौन सी विधियाँ होती हैं मूल्यांकन की। ठीक है, तो जो पहली विधि होती है वो होती है आपकी एनकोडोटल रिकॉर्ड। ठीक है, इसमें लिख देते हैं। ठीक है, तो जो मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक जो आपका वर्गीकरण है, इस पक्ष का जो मूल्यांकन वो कैसे किया जाता है, तो ये 4 विधियों के द्वारा इनका मूल्यांकन किया जाता है। इसमें से हम आपको चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल ये हम आपको पढ़ा चुके हैं जब हमने बात की थी कि मूल्यांकन के टूल्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से उपकरण होते हैं जिनके माध्यम से हम मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका एनकोडोटल रिकॉर्ड। इसमें क्या आ जाएगा कि
शिक्षक होता है बच्चे का एक रिकॉर्ड रखता है, जो बच्चे की सारी क्रियाओं को देखता है और क्रियाओं को देखकर गतिविधियों को देखते हुए उनका एक रिकॉर्ड रखता है, जिससे बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चे किस तरीके से कार्य करता है। तो यहाँ पर उसका सारा रिकॉर्ड होता है टीचर के पास, ठीक है, जिससे क्या होता है कि मूल्यांकन में हमको सहायता मिलती है। अगला होता है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में क्या होता है, ये हम आपको बता भी चुके हैं कि यहाँ पर एक लिस्ट होती है जिसमें बच्चे की जो क्रियाएं होती हैं, जो गतिविधियां होती हैं, तो उसकी एक लिस्ट होती है, ठीक है। यहाँ पर उसके माध्यम से हम बच्चे की क्या करते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, उसकी सारी पढ़ाई का टाइम का, कि वो किस तरीके से काम को करता है, किस तरीके की वो गतिविधियां कर रहा है, और पूरी प्रक्रिया जिस तरीके से बच्चा सीखता है और सीखने के उसके क्या लक्षण हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसमें पूरा उसका क्रम शामिल होता है, एक लिस्ट के रूप में होता है, जहाँ पर बच्चे की हम जिसके द्वारा मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। बच्चे के सीखने की गतिविधियाँ कैसी हैं, बच्चा किस तरीके से शिक्षण कार्य कर रहा है, बच्चा किस तरीके से सीखता है, ठीक है, तो सारी चीज़ें। और रेटिंग स्केल, ये हम आपको बता चुके हैं कि रेटिंग स्केल क्या होता है, कि एक मनोगत्यात्मक ये वर्गीकरण है कि एक स्केल पर हमको रेट देना, ये हम आपको बता चुके हैं कि एक स्केल होती है और उसमें हम बच्चे के बारे में कि बच्चे ने कैसे काम किया, बच्चे ने अच्छा काम किया, बुरा काम किया, तो एक रेटिंग स्केल पर इसको प्रदर्शित करते हैं और उसके द्वारा हम बच्चे का मूल्यांकन कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका क्रिटिकल, ठीक है, क्रिटिकल इंसिडेंट तकनीकी। तो क्रिटिकल इंसिडेंट तकनीकी का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई भी काम या किसी भी घटना का आपको देखा, मतलब कि जो कोई काम है या कोई किसी घटना का विश्लेषण किया जाता है, किसी काम का जो छात्र हैं, छात्रों की जो काम कर रहे हैं उनका आंखों से देखकर उनका विश्लेषण किया जाता है और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जाता है और इसके माध्यम से हम मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम बच्चे का देख रहे हैं कि बच्चा किस तरीके से अपना काम कर रहा है, किस तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, तो उसका रिकॉर्ड होता है और उसके रिकॉर्ड के माध्यम से हम यहाँ पर मूल्यांकन कर लेते हैं। तो ये था आपका यूनिट 7 का पार्ट बी, जो कि आज कंप्लीट हो गया है बिल्कुल से। अब अगले वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस आपको बता देंगे, तो कुछ क्वेश्चन जो भी इसके आए हुए हैं वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद हम जो अगला क्लास लेंगे वो यूनिट 7 का पार्ट सी होगा हमारा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।